एसएलपी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रासायनिक साम्य का नेक्स्ट पार्ट। सिक्स नंबर का क्लास है ये। रासायनिक साम्य कौन कौन सी चीज़ें हमारी हो गई थी, तो साम्यावस्था, उत्क्रमणीय, द्रव्यानुपाती, केपी केसी में रिलेशन भी हो गया था पिछले क्लास में। आज केपी केसी से रिलेटेड थोड़ा और डीप पढ़ेंगे और लास्ट विभिन्न कारकों के परिवर्तन से साम्य में प्रभाव देखेंगे। और आज ये रासायनिक साम्य का टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आयनिक साम्य स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इंस्ट्रक्शन या फिर कुछ क्लासेस के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, तो आप पहले अपन ये टॉपिक कवर कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे उस बारे में। देखते हैं आज द्रव्यानुपाती क्रिया नियम हम पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं उसके अनुप्रयोग, कौन कौन से अनुप्रयोग है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के। तो सबसे पहला अनुप्रयोग समांगी गैसीय अभिक्रिया के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में ये पता होना चाहिए कि समांगी का मतलब क्या है। समांगी गैसीय अभिक्रिया मतलब किस टाइप के अभिक्रियाओं को, रिएक्शंस को हम समांगी कह सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई रिएक्शन है ए बी, तो ये मेरा अभिकारक यानी क्रियाकारक और बी मेरा उत्पाद है। अगर ये गैस में है और ये गैस में है यानी दोनों समान अवस्था में है तो समांगी होंगे। अगर ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, समान अवस्था है, तो समांगी होंगे। लेकिन अगर अलग अलग अवस्था हुआ तो वो विसमांगी हो जाएंगे। जो समांगी है उसको हम होमोजीनस भी कहते हैं इंग्लिश में। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद समान अवस्था में हो, समांगी गैसीय अभिक्रियाएं होंगी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है डेल एन जी इज इक्वल टू 0। तो अगर रिएक्शन में डेल एन जी इज इक्वल टू 0 है, तब उसके लिए के सी क्या होगा और उसके लिए के पी क्या होगा, देखते हैं। ये मेरा समांगी अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। H2 + I2, गैस गैस गैस, समांगी है। प्रोडक्ट भी गैस में है, अभिकारक भी गैस में है। अब आगे देखते हैं। डेल एन जी इज इक्वल टू 0 भी है। प्रोडक्ट कितना है मेरा, 2 है, तो 2 - 1 2 यानी 2 इज इक्वल टू 0। तो डेल एन जी मेरा 0 है। अब इस टाइप के रिएक्शन के लिए हम कैसे बनाएंगे के सी और के पी। तो प्रारंभिक मोल जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो क्या है, ए है। कोई भी आप कुछ चीज़ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं मान लो, ठीक है, तो वो चीज़ बना नहीं है, शुरुआत नहीं हुई है बनने की, तो जो अमाउंट है आपका वो तो जस का तस रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। जब बनना स्टार्ट होगा तो वो चीज़ें कम होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, चाय में आप चीनी का यूज़ करेंगे, तो चाय जब तक आपने बनानी शुरू नहीं की है तब तक तो चीनी आपके पास फुल अमाउंट में रहेगा, पूरी तरह से रहेगा ना। तो यही समझ लो कि ये चीनी है, पूरे अमाउंट में है, ठीक है। बी 0 है यानी चाय जो बना ही नहीं है वो 0 है। अभी क्या होगा, जब चाय बनना स्टार्ट होगा तो आपका चीनी कम होगा, और कितना कम होगा, जितना मतलब उत्पाद बनने में लगेगा उतना अभिकारक से कम होते जाएगा। तो 2x बना तो इसका कितना अमाउंट कम हो जाएगा, x अमाउंट, इसका भी x अमाउंट। तो हम लिख सकते हैं a - x b - x, ठीक है। साम्यावस्था के केस में, साम्यावस्था पर ही अगर हम सक्रिय द्रव्यमान देखें तो जितना अमाउंट है मोल, ये क्या है, साम्यावस्था पे नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये जितने लीटर में घुला है, जितने विलियन में इसको घुला गया है, वो इसका सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा। तो हम उसको कैसे शो करेंगे, a - x/v, v वॉल्यूम है यहाँ पे, आयतन, b - x/v और 2x/v। अब Kc लिखेंगे तो Kc हम कैसे लिखते हैं, Kc इज इक्वल टू उत्पाद लिखते हैं, सामने जो होता है उसको पावर में लिखते हैं, तो hi/2। फिर क्या लिखते हैं, क्रियाकारक लिखते हैं H2 और I2, सामने कुछ नहीं इसलिए पावर में कुछ भी नहीं लिया। Hi की वैल्यू कितनी है, तो Hi का सक्रिय द्रव्यमान कितना है, इतना है, तो Hi का मैंने वैल्यू रख दिया ये 2x/v का स्क्वायर। फिर किसका दिया है, H2 दिया है, H2 का वैल्यू कितना है, ये a - x/v। I2 का वैल्यू कितना है, b - x/v। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा इतना।
4x² इज इक्वल टू a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। तो मेरे Kc के लिए क्या वैल्यू निकल गई? निकल गया Kc इज इक्वल टू 4x² a माइनस एक्स b माइनस एक्स। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो 2017 में है शायद, जो 2017 में जो क्वेश्चन आया था ना, जो पहले ही वीडियो में मैंने बताया हुआ है रासायनिक साम्य के, वो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। ठीक है, आगे अब Kc का तो वैल्यू निकल गया, अब Kp का क्या होगा वैल्यू? तो Kp का वैल्यू क्या होगा? हम Kp का वैल्यू निकालने के पहले देखते हैं A और B कितना कितना अमाउंट में है। तो A कितना है और B कितना है? तो A 1 है मेरा, B भी 1 है मेरा। तो अगर A और B की वैल्यू को मैं 1 रखूं तो मैं और क्या रख सकती हूं? अगर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 1 है तो वैल्यू को यहाँ रखूंगी, तो नया Kc का फॉर्मूला क्या हो सकता है? 4x² बाई 1 माइनस x²। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब Kp के लिए व्यंजक देखें तो हम जानते हैं जब डेल एन जी इज इक्वल टू 0 हो तब Kp और Kc का क्या रिलेशन होता है? Kp इज इक्वल टू Kc होता है। तो जो Kc का फॉर्मूला वही होगा वही Kp का फॉर्मूला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन है अगर डेल एन जी ग्रेटर है तब, यानी पॉजिटिव में है डेल एन जी का वैल्यू, तब रिलेशन क्या होता है? Kp इज़ ग्रेटर देन Kc। याद रखना अगर डेल एन जी क्या है? पॉजिटिव है। अब इसके लिए रिएक्शन दिया हुआ है PCl5 PCl3Cl2, इसका कितना 1, इसका कितना 1, उत्पाद कितना है 2, अभिकारक कितना है 1, तो वैल्यू क्या आई +1। तो डेल एन जी क्या है? ज़्यादा है 0 से। प्रारंभिक मोल रिएक्शन पहले स्टार्ट होने के पहले कितना था A और उत्पाद कितना था 0, बना ही नहीं है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। साम्यावस्था पर इसके x मोल बने तो इसका x मोल क्या हो गए? कम हो गए। अब सक्रिय द्रव्यमान तो A माइनस एक्स बाई वी, एक्स बाई वी, एक्स बाई वी सक्रिय द्रव्यमान हो गया। साम्य पर कुल मोल देखें, अगर मोलों की कुल संख्या देखें तो कितना हो जाएगा? सब ये जो मोल दिख रहे हैं इस पूरे को जोड़ दो, कुछ नहीं करना है। तो A माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना आएगा? A प्लस एक्स। साम्य पर कुल मोल कितने हो गए? A प्लस एक्स। अब मुझे अगर क्या निकालना है? कुल दाब। कुल दाब निकालना है तो क्या करेंगे हम? कुल दाब निकालना है तो ये जो तुम्हारा A माइनस एक्स है तो लिखना A माइनस एक्स बटे कुल मोलों की संख्या, x बाई कुल मोलों की संख्या, x बाई कुल मोलों की संख्या। ठीक है, अब जब हम ऐसा लिखेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? PCl5 A माइनस एक्स A प्लस एक्स, PCl3 के लिए x बाई A प्लस एक्स, PCl2 के लिए AX A प्लस एक्स। अब ये जो था वो किसके लिए था? केवल PCl5 और ये PCl3, लेकिन ये जो है वो किसके लिए? PCl5, यानी कि ये किसके कंडीशन में है? दाब के साथ है। जब Kc लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी? Kc में मेरा प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट मेरा है PCl3 और Cl2, तो मैं लिखूंगी Cl2 PCl3, या फिर आगे पीछे हो गया, आप PCl3 Cl2 भी लिख सकते हैं। नीचे होगा PCl5। ठीक है, अब कितनी कितनी वैल्यू है रख देते हैं। सक्रिय द्रव्यमान का वैल्यू रखते हैं तो कितना है यहाँ पे? A माइनस इसका वैल्यू रखेंगे पहले, तो x बाई वी बाई A माइनस एक्स बाई वी कितना आ जाएगा मेरा? Kc का वैल्यू, तो Kc का वैल्यू आ जाएगा x² A माइनस एक्स वी। ये आ गया, बहुत सही। अब Kp के लिए अगर मुझे निकालना है तो Kp के लिए क्या हो जाएगा? Kp के लिए कुछ नहीं, ये जो Cl2 दिख रहा है उसके सामने P आएगा, इसके सामने भी P आएगा। ये मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले वीडियो में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब जब PCl3 PCl2 PCl5 है तो वैल्यू भी तो इसी का रखेंगे, किसका? PCl3 का, PCl5 का और Cl2 का। तो वैल्यू रख देते हैं, कितना आ जाएगा?
PCl2 का कितना है, PCl2 का है x बाई ए प्लस एक्स, PCl3 का x बाई ए प्लस एक्स और PCl5 का a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स। इस पूरी वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया तो Kp की वैल्यू कितनी निकल गई, एक्स स्क्वायर P बाई ए माइनस एक्स और a माइनस एक्स। ठीक है, आगे तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जब डेल एन जी की वैल्यू 0 से कम हो यानी कि निगेटिव हो। देखें निगेटिव है या नहीं, तो उत्पाद कितना है यहाँ पे 2 है, अभिकारक कितना है 3 और 1 कितना है 4, तो वैल्यू किस में आई मेरी, नेगेटिव में आई, तो डेल एन जी की वैल्यू कम है 0 से। अब प्रारंभिक मोल क्या है मेरे ए बी, उत्पाद 0, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, साम्यावस्था पर मोल क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, मतलब इसके कितने बने तो 2x, इसका कितना गया 1x गया यहाँ से और यहाँ से कितना गया तो यहाँ से 3x गए। ठीक है, अब a माइनस एक्स बी माइनस 3x और 2x हो गया। सक्रिय द्रव्यमान लिखूंगी तो बाई वी कर दी, कुल मोलों की संख्या, तो इसको पूरे को जोड़ दो, a माइनस एक्स प्लस बी माइनस 3x प्लस 2x जोड़ दिया, आया कितना a प्लस बी माइनस 2x। अब मैं अगर साम्य पर कुल दाब लिखूं तो अगर Pn2 के लिए लिखूं तो Pn2 के लिए क्या हो जाएगा a माइनस एक्स बाई ए प्लस बी माइनस 2x। अगर PH2 के लिए लिखूं तो b माइनस 3x बाई ए प्लस बी माइनस 2x। अगर PNH3 के लिए लिखूं तो 2x बाई ए प्लस बी माइनस 2x हो गया। अब Kc के लिए अगर मैं व्यंजक लिखूंगी तो NH3 का पावर 2 हो जाएगा बाई N2 और H2 का पावर 3। रिएक्शन देख लो, समझ में आ जाएगा। उत्पाद क्या है NH3 है तो इसके ऊपर में पावर 2 चला जाएगा, सामने 2 है तो इसमें पावर 3 और इसमें सिंगल है तो 1, वही हुआ यहाँ पे। NH3 पावर 2 N2 H2 पावर 3। अब ये जो वैल्यू है सक्रिय द्रव्यमान का उसको हमने यहाँ रख दिया, 2x बाई वी की पावर 2, a माइनस एक्स बाई वी, बी माइनस 3x बाई वी की पावर 3, क्योंकि सामने 3 था। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो Kc की वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर वी स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स बी माइनस 3x की पावर 3। अब a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 3 है, तब देखो a कितना है 1 और b कितना है 3, तो अगर a इज इक्वल टू मेरा क्या है 1 है और b इज इक्वल टू 3 है, उस कंडीशन में Kc क्या होगा, तो उस कंडीशन में Kc हो जाएगा 4x स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 27 1 माइनस एक्स की पावर 4। अब अगर x इज लेस देन 1 तब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 27। मुझे नहीं लगता कि इतना टफ न्यूमेरिकल आपको देगा, बट हो सकता है फॉर्मूला पहचानने के लिए में भी दिया जा सके, इसलिए आप अपनी तरफ से प्रिपेयर रहो। Kp के लिए व्यंजक जो यहाँ पे निकाला है वैल्यू, ये इसको हम पुट कर देंगे, NH3 का N2 का H2 का, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, Kp इज इक्वल टू 4x स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 2x होल का पावर 2, ठीक है, बाई ए माइनस एक्स बी माइनस 3x होल पावर 3 पी स्क्वायर, ये आ गया। अब a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो इस Kp का फॉर्मूला आ जाएगा 16x स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 27 1 माइनस एक्स, और अगर x इज़ लेस देन 1 हुआ तब हम लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू 16x स्क्वायर बाई 27 पी स्क्वायर। पी कहाँ से आया, तो पी प्रेशर को डिनोट कर रहा है यहाँ पे एक चीज़ रिपीट हो गई है, एक पेज रिपीट हो गया है, एक सेकेंड, ये पेज रिपीट हो गया है, डेल एन जी इज लेस देन 0 वाला, तो आप इसको डबल मत लिख लीजिएगा, एक ही बार देखिएगा।
अब नेक्स्ट है विषमांगी साम्य के लिए द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो विषमांगी साम्य के लिए द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम में क्या आ जाएगा? सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमको कि विषमांगी क्या है। तो विषमांगी का मतलब है जिसमें क्रियाकारक और उत्पाद की अवस्था अलग अलग हो। जैसे एस मतलब ये ठोस है, सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो अलग अलग हुई ना अवस्था। तो इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं हम विषमांगी अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद अलग अलग अवस्था में हों। इन स्थितियों में मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरा ये है, इन स्थितियों में शुद्ध ठोस एस तथा शुद्ध द्रव एल का सक्रिय इकाई एक मानते हैं। तो एक मानते हैं, तो इसके लिए अगर मैं केसी लिखूंगी तो ये सॉलिड है, तो इसका एक मान लो, ये भी सॉलिड है, इसका एक मान लो। तो हम क्या लिखते हैं? उत्पाद बटे क्रियाकारक। तो यहाँ पे केवल क्या बचा? उत्पाद बस बचा। तो Kc इज इक्वल टू केवल CO2 होगा, ठीक है। और अगर Kp इज इक्वल टू लिखूँ तो PCO2 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसके लिए लिखूँ तो लिक्विड क्या हो गया मेरा? 1 हो गया, और गैस तो 1 हो नहीं सकता, तो ये O2 और ये H2 की पावर 2 Kc। और अगर Kp लिखूँ तो सामने P जोड़ देना। एक चीज़ याद रखना, अगर एक्वस दिया है तो आप उसको यूनिट 1 मत मानना। 1 कब मानोगे? जब L या S दिया हो तब 1 मानना। अगर एक्वस दिया है या गैस दिया है तो आप उसको लोगे। इसके कंडीशन में सॉलिड 1 हो गया, सॉलिड 1 हो गया, तो बचा क्या? H2/H2O। तो Kc क्या हो जाएगा? H2 की पावर 4 और H2O की पावर 4 और Kp PH2 और PH2O। हो गया क्लियर यहाँ तक? अब लास्ट टॉपिक है ला सातेलियर का नियम, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ये क्या होता है? ये डेफिनेशन समझाती हूँ पहले तो। यदि साम्यावस्था पर किसी निकाय के ताप, दाब अथवा सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो साम्य स्वतः ही एक ऐसी दिशा में विस्थापित हो जाता है जिस दिशा में किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाता है। यानी कि हम अभी तक क्या पढ़ते हैं? साम्यावस्था। साम्यावस्था मतलब ये। तो ऐसा कौन कौन सा कारक है जो इस साम्यावस्था को परिवर्तित कर सकता है? तो कौन कर सकता है? अगर हम ताप, दाब या सांद्रता में परिवर्तन कर दें तो ये जो अभिक्रिया है अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहाँ पर इस परिवर्तन का प्रभाव नगण्य हो। यानी कि आप ही सोचिए, अगर मान लो ये तालाब है, ये वो बना हुआ है पचरी, ठीक है, जहाँ जाके आप नहाने जाते हैं, ठीक, सीढ़ी बना हुआ है ये। अब इसमें क्या होगा? बारिश के दिनों में क्या है? पानी का लेवल मेरा यहाँ तक चला गया है, ठीक है। अब पानी का लेवल यहाँ तक चला गया, नॉर्मली आप यहाँ पे नहाते हो। अब पानी का लेवल और बढ़ गया मान लो, और बारिश हुई और ये बढ़ गया, तो क्या आप यहीं पे नहाओगे या ऊपर चले जाओगे? आप ऊपर जाओगे ना। अब इसी तरह अगर मान लो सूखा का दिन आया, अब आप तो यहाँ पे नहाते हो, अब सूखे का दिन आया तो पानी का लेवल क्या हो गया? नीचे चला गया। अब पानी का लेवल यहाँ चला गया तो क्या अभी भी आप यहीं पे नहाओगे? नहीं ना। तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा नीचे जाओगे। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर बाढ़ आ रहा है, पानी का लेवल ऊपर चला गया है, तो आप कहाँ पे नहा रहे हो? यहाँ पे, ठीक है। और अगर सूखा पड़ा, पानी का लेवल यहाँ आ गया, तो आप भी कहाँ गए? यहाँ आ गए। यानी कि यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार आप भी क्या कर रहे हैं? अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं। तो रासायनिक साम्य में भी ठीक उसी तरह होता है कि अगर हम ताप, दाब या सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो रिएक्शन भी अपने आप को उस डायरेक्शन में परिवर्तित कर लेता है जहाँ पे उस परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। ला सातियेलिये का नियम भौतिक और रासायनिक दोनों साम्य के लिए होता है। सबसे पहले देखते हैं सांद्रता में परिवर्तन। अगर सांद्रता में मैं परिवर्तन करूँ तो आप सोचो, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। अगर इसकी सांद्रता ज़्यादा कर दूँ, ज़्यादा, तो ये किधर जाना चाहेगा? जिधर कम है। आपके पास ज़्यादा चीज़ है तो आप क्या करोगे? जिसके पास नहीं है उसको दोगे ना। तो अभिकारक अगर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा?
उत्पाद में परिवर्तित होना चाहेगा यानी अग्र अभिक्रिया होगी। ठीक है, और अगर उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दूं तो साम्यावस्था किधर जाना चाहेगा, तो वो अभिकारक की ओर जाना चाहेगा यानी कि पश्च अभिक्रिया होगी। ठीक है, जिसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड से शो करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अग्र अभिक्रिया और अगर उत्पाद की बढ़ाएंगे तो पश्च अभिक्रिया। अब दूसरा है दाब में परिवर्तन, ए और बी है। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो उत्पाद बनाएंगे। अब ऊपर से आप इसमें क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे। तो प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये और दबेगा और जो मॉलिक्यूल दूर थे वो और पास आ आएंगे और जब पास आ जाएंगे तो उत्पाद और ज़्यादा अमाउंट में बनाएंगे और किधर जाएंगे, उधर जाएंगे जिधर मोलों की संख्या क्या है, कम है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे दाब लगाऊंगी और वॉल्यूम आयतन यहाँ पे कम होगा, जैसे ही दाब लगाऊंगी, ये देखो आयतन पहले इतना था, अब मैं दाब लगाई थोड़ा दबा तो यहाँ पे आयतन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दाब बढ़ाती हूँ तो आयतन क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा और अभिक्रिया किस डायरेक्शन में जाएगा, उत्पाद की ओर, यानी कि अग्र अभिक्रिया होगा। तो क्रियाकारक का दाब बढ़ाने पर अग्र अभिक्रिया होगा और अगर उत्पाद का बढ़ाऊंगी तो, अगर मैं उत्पाद का बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, इसका बढ़ाऊंगी तो वो इधर आएगा यानी पश्च होगा। यदि गैसीय अभिक्रिया में मोलों की संख्या में परिवर्तन नहीं हो तो साम्य पर दाब के परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ताप में परिवर्तन। अब ताप में कैसे परिवर्तन होगा, अगर मैं ताप बढ़ाती हूँ तो रिएक्शन किस ओर जाएगा, तो रिएक्शन उस ओर जाएगा जिसमें दी गई ऊष्मा का उपयोग किया जा सके। यानी कि अगर ए और बी है तो अगर रिएक्शन मेरा ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा शोषी यानी इसको अगर ऊष्मा की ज़रूरत है तब अगर मैं ताप बढ़ाती हूँ तो ताप बढ़ाऊंगी तो ऊष्मा की ज़रूरत है तो ये ताप को लेगा और ताप को लेगा और किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो अग्र अभिक्रिया होगी। अगर यही ऊष्माक्षेपी होती और इसको ताप देती तो उल्टा हो जाता। तो उस कंडीशन में मुझे ताप कम करना पड़ेगा अगर अब अग्र अभिक्रिया देख रही हूँ तो, और अगर मैं ताप बढ़ाऊंगी तो उल्टा हो जाएगा, पश्च हो जाएगा। तो अगर ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाऊंगी तो अग्र अभिक्रिया होगा और ऊष्माक्षेपी और ताप बढ़ाऊंगी तो पश्च होगा। ठीक है, फिर है भौतिक साम्य। भौतिक साम्य में क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे कि ठोस, द्रव तथा गैस में परिवर्तन होता है, भौतिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है बर्फ। तो बर्फ क्या कर रहा है, केवल स्टेट चेंज कर रहा है, अपना कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, इसका संगठन जिससे ये बना है वो चेंज नहीं होगा, केवल स्टेट यानी अवस्था चेंज हो रहा है। सॉलिड से क्या हो जा रहा है, लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड कब बनेगा, तो सिंपल सी बात है, बर्फ जो है पानी में कब परिवर्तित होगा, तो जब आप फ्रिज से इसको बाहर निकालते हैं तो बाहर की जब इसमें ऊष्मा पड़ती है ना, तो ये ऊष्मा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और किस में कन्वर्ट होते हैं, जल में कन्वर्ट होते हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये अभिक्रिया कैसा होगा, तो ये ताप ले रहा है यानी ऊष्मा शोषी। तो मैं कह सकती हूँ ऊष्मा ग्रहण कर बर्फ जल में परिवर्तित होगा यानी कि ऊष्मा शोषी है। इसी तरह अगर मैं जल और गैस को देखूं, लिक्विड एंड वेपर, गैस, वाष्प, तो अगर मैं जल का ताप बढ़ाऊं तो बढ़ाऊंगी तो थोड़ी देर बाद देखना ये वाष्प में परिवर्तित होगा। तो ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ा रही हूँ तो ये वाष्प में परिवर्तित होगा, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, अग्र होगी ना, यानी ये बाईं से दाईं ओर जा रही है, साम्य दाईं ओर विस्थापित हो रही है। ताप बढ़ाने पर वाष्प भी बढ़ रहा है। इसी तरह अगर मैं दाब बढ़ाऊं तो दाब बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, दाब बढ़ाने पे ये जो गैस बना हुआ है, अगर ऊपर में यहाँ पे दाब लगा दूं तो जो गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, संघनित होंगे और जल में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है,
तो अगर मैं दाब बढ़ाती हूँ तो ये जो गैस है वो जल में परिवर्तित होगा, और अगर मैं ताप बढ़ाती हूँ तो जल जो है वाष्प में परिवर्तित होगा। तो मैं कह सकती हूँ ताप बढ़ाने पर साम्य दाईं ओर जाएगा और दाब बढ़ाने पर बाईं ओर जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर वाष्प बन रहा है और दाब बढ़ाने पर जल बन रहा है। जल के वाष्प में परिवर्तन के लिए उच्च ताप एवं निम्न दाब सहायक है। अगर अब देखते हैं गैस की विलेयता। तो किसी भी गैसों की विलेयता कैसी होगी? अगर ये मेरा जल है, सॉल्यूशन है, विलयन है, अगर कोई गैस मुझे इसमें डिज़ोल्व करना है तो कब डिज़ोल्व होगा? जब मैं इसमें दाब लगाऊंगी, इसमें प्रेशर लगाऊंगी तो गैस आसानी से इस लिक्विड में, इस विलयन में घुलेगा। तो जितना ज़्यादा मैं दाब लगाऊंगी विलेयता उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर मैंने दाब लगाया, कहीं भी अगर आप देखोगे दाब लगाओगे तो जो आयतन है वो दाब लगाने पे क्या होता है? कम हो जाता है। तो दाब ज़्यादा लगाऊंगी तो विलेयता भी ज़्यादा होगी और आयतन कम होगा। अभिक्रिया लब्धि, इससे भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभिक्रिया लब्धि सेम वैसे ही टाइप का है जैसे कि रासायनिक साम्य है। जैसे रासायनिक साम्य के लिए हम लिखते हैं ना सी और जो सामने है उसको पावर में, वैसे ही अभिक्रिया लब्धि के लिए भी लिखेंगे। सी मतलब उत्पाद जो दिया हुआ है, और सी की पावर n1 और डी की पावर n2, ए की पावर m1 और बी की पावर m2। लेकिन ये के भी वैसे लिखेंगे, क्यू भी। अब अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है कि ये किसी भी परिस्थिति में मान्य है। कौन सा? अभिक्रिया लब्धि। लेकिन अगर मैं केसी लिख रही हूँ तो ये केवल साम्यावस्था में मान्य होगा। ठीक है, ये साम्यावस्था की स्थिति है और ये बिना साम्यावस्था के भी मान्य है। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रिलेशन देखो, ये जो Q है वो मेरे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? C और D से। और C और D मेरा क्या है? उत्पाद है। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है? उत्पाद के। तब अगर K मैं ले रही हूँ यहाँ पे, तो K सबसे पहले तो अगर Q और K, QC या KC कहो, बराबर है तो अभिक्रिया कैसी होगी? साम्य में होगी। और अगर K ज़्यादा है, K ज़्यादा है का मतलब K ज़्यादा नहीं बोलूँगी, Q कम है बोलूँगी। तो आप इस फॉर्मूले से समझना ये वाले रिलेशन को। ठीक है, ये तो मैं केवल समझाने के लिए लिख दी हूँ। तो आप इस फॉर्मूले से समझोगे तो आप देखो यहाँ पे Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड D। अगर Q ज़्यादा है तो उत्पाद भी ज़्यादा है, और अगर उत्पाद ज़्यादा है तो उत्पाद अगर ज़्यादा है तो मेरा रिएक्शन किस ओर जाएगा? अभिकारक की ओर जाएगा। ठीक है, तो अभिकारक की ओर जाएगा तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? पश्च हो जाएगा। किस कंडीशन में पश्च हो रहा है? जब उत्पाद ज़्यादा है तब Q ज़्यादा है, और Q ज़्यादा है तो वही चीज़, Q ज़्यादा है, उत्पाद ज़्यादा है, उत्पाद ज़्यादा है तो अभिकारक की ओर जाएगा, और अभिकारक की ओर जाएगा तो पश्च होगा। और अगर अभिकारक ज़्यादा है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ अगर अभिकारक ज़्यादा है तो Q कम है। तो Q कम है, Q कम है मतलब अभिकारक ज़्यादा है। तो अभिकारक ज़्यादा है तो रिएक्शन किस ओर जाना चाहेगा? तो उत्पाद की ओर जाना चाहेगा। तब कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अग्र अभिक्रिया। फिर से समझा रही हूँ थोड़ा हौच पौच हो गया होगा। यहाँ पे डायरेक्ट Q जो है किसके प्रोपोर्शनल है? तो ये प्रोपोर्शनल है उत्पाद की। और किसके प्रोपोर्शनल नहीं है? तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, कह दो अभिकारक के। हाँ, और मेरा रिएक्शन क्या होता है? अभिकारक किस में कन्वर्ट होता है? उत्पाद में। अब आप देखो, इसको ध्यान से देखना। अगर Q ज़्यादा है तो उत्पाद ज़्यादा है, और अगर उत्पाद ज़्यादा है, Q क्या है मेरा? ज़्यादा है तो उत्पाद ज़्यादा है, और उत्पाद ज़्यादा तो रिएक्शन किधर जाएगा? अभिकारक की ओर। उल्टा तो उसको मैं क्या कहूँगी? पश्च कहूँगी। और अगर इसी तरह Q मेरा क्या है? कम है, Q मेरा कम है तो कौन ज़्यादा हो जाएगा? अभिकारक।
और जब अभिकारक Q कम है बोली हूँ, मतलब ये लोअर देन का साइन लगेगा। अब अभिकारक ज़्यादा है तो रिएक्शन किधर जाएगा, उत्पाद की ओर जाएगा। तो रिएक्शन कैसा होगा, पक्ष। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं, Q इज इक्वल टू K रहेगा तब अभिक्रिया साम्य, और अगर Q कम है तो कौन ज़्यादा हो जाएगा, Q कम रहेगा तो अभिकारक, और अभिकारक ज़्यादा होगा तो रिएक्शन जाएगा उत्पाद की ओर, तो अग्र अभिक्रिया। Q अगर ज़्यादा है मतलब उत्पाद ज़्यादा है, और उत्पाद ज़्यादा है तो रिएक्शन पश्च अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहती थी वो ये है कि कल अपन लाइव क्लास रखेंगे इसके लिए, जिसमें मैं रासायनिक साम्य को पूरी तरह से डील करूँगी। जितने वीडियोज़ आपने देखे हैं रासायनिक साम्य के, उसको एक क्लास में ओवरऑल एक बार शॉर्ट नोट्स की तरह मैं उसे एक बार डील करूँगी। तो आप लोग इसका लाइव क्लास अटेंड कर लीजिएगा कल 12 PM। ठीक है, दोपहर को 12 बजे, 12 से 1 हम इसका लाइव क्लास रख लेंगे। और आप लोग को जो भी डाउट है, जैसा भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।